नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10th क्षितिज पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम अंतिम पाठ की ओर है। उसके बाद हमारा क्षितिज पाठ्य पुस्तक है वो पूरी हो जाएगी। तो हमारा अंतिम पाठ 70वां पाठ आप देख ही रहे होंगे। ये 70वां पाठ है ना। और जिस पाठ के कवि हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। देखो, भदंत आनंद कौशल्यायन ये हमारे कवि हैं। हमारा पाठ का नाम है संस्कृति। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हैं आनंद जी, और सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 5 जनवरी 1905। कौन सा? 5 जनवरी 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। कहाँ पर? पंजाब जिले के सोहाना गांव। कब? 5 जनवरी 1905 को। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। देखो, ध्यान रखना, बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अभी फिलहाल लाहौर का है, पाकिस्तान में। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। ये क्या थे? देखो, देख के लग रहा है बौद्ध भिक्षु जैसे। बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 यानी 22 जून, कब? 22 जून 1988 में उनका निधन हो गया। 5 में जन्मे थे और 88 में निधन हो गया। मतलब ये 85 साल जिंदा रहे थे। देखो आगे। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रत्न का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। कौन कौन सी? भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट और कहाँ क्या देखा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कौन सा? हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे। अब हम हमारे आज के पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है जिसका नाम संस्कृति, और ये निबंध विधा का पाठ है। आपको पूछा जाए कि संस्कृति कौन सी विधा का पाठ है, आप तो बताना है निबंध विधा का पाठ है। और ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि कौन सा पाठ कौन सी विधा का है। हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देती है। यह पाठ, ये जो निबंध है वो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिससे टकराने की प्रेरणा इस पाठ से हमें मिलती है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता और संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। मतलब अविभाज्य मतलब बिना बांटा हुआ, जिसको बांट न सके। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न सभ्यता है और न संस्कृति। अब देखिए
हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आज का पाठ हमारा संस्कृति, जो निबंध विधा का पाठ है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। निबंध। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। ये हमें समझ में तो कम आते हैं पर इनका उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं, कवि का ऐसा मानना है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण शब्द आप जानते ही है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द वो विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, ये सभ्यता के आगे एक शब्द जुड़ गया, भौतिक और आध्यात्मिक। जब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। अब कवि कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है, चलो इसको समझ लेते हैं। अब कवि समझा रहे हैं कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। कल्पना कीजिए, क्या कह रहे हैं कवि? कल्पना कीजिए उस समय की जब हम मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी जब मानव समाज है वो अग्नि देवता से परिचित नहीं थे। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिसे आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। यानी कवि कह रहे हैं कि आज तो घर घर में चूल्हा जल रहा है, सब जगह आग विद्यमान है, पर सबसे पहले जिस कवि ने आग का आविष्कार किया होगा वो व्यक्ति कितना बड़ा महान होगा, ऐसा उनका मानना है। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जब हमारे यहाँ सुई धागा था ही नहीं। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। यानी वो भी कितना बड़ा आविष्कारक है जिसने ये सोचा कि लोहे की एक वो लो गिल लो और उस टुकड़े को और उसको पीछे घिस कर एक छेद कर दो, उसमें धागा पिरो दो और उससे दो कपड़ों को सिल दो, तो वो भी एक बड़ा आविष्कार था। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। अब कवि कह रहे हैं इन्हीं दो उदाहरणों पर आप विचार कीजिए, आग का और सुई पर। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। कवि कह रहे हैं कि यहाँ दो, पहले उदाहरण से एक बात सामने आई कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की उसमें शक्ति थी और दूसरी चीज उसने आग का आविष्कार किया। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। यानी हम में शक्ति होगी तो हम आविष्कार कर पाएंगे। देखो ये आग, सबसे पहले आदि मानव जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। अब क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि जिसने आग का आविष्कार किया और जिसने सुई धागे का आविष्कार हुआ है ना, वह व्यक्ति विशेष की क्या थी? संस्कृति थी। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। समझ में आया? देखो ये शब्द वापिस समझ लेना आप। जिस योग्यता प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, यानी जिस व्यक्ति में जिस योग्यता प्रवृत्ति और किसी की प्रेरणा के बल पर सुई धागे का जो आविष्कार किया है ना, किसी की प्रेरणा से किया या किसी शक्ति से किया, तो वह तो उसकी संस्कृति थी जिसके द्वारा वह आविष्कार हुआ। पर जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, यानी सुई की आविष्कार किया, तो वो है हमारी सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतनी ही अधिक वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति
है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, अब फिर एक नया उदाहरण ले लें। पहले तो आग का हो गया और सुई का हो गया, अब नया न्यूटन का। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप पाते हो, न्यूटन के नियम पढ़ते हो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कर सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूटन ने तो पूरा आविष्कार किया। अब नई नई बातें और निकल गई, पर सर्वप्रथम आविष्कार करता कौन था? न्यूटन था। तो न्यूटन को हम क्या कह सकते हैं? संस्कृत कह सकते हैं, यानी सभ्य व्यक्ति कह सकते हैं। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। निठल्ला मतलब बिना काम का। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, यानी ऐसे लोगों से हमें हमारे सभ्यता का एक बड़ा अंश प्राप्त हुआ है जिसने कुछ न कुछ करके कुछ नए आविष्कार किए या कुछ कर दिखाया है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों, बुद्धिजीवी, मनुष्यों मतलब बुद्धिजीवी से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, ज्ञान की इच्छा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोड़ डालने के लिए जो अपने मुंह का कोड़ छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? कौन? रूस का भाग्य विधाता। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2.5 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती वह भी हमारी क्या है? संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता है। और मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुड़ा हुआ है हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस
कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा मतलब बुद्धि और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसको आप बांट नहीं सकते, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यह बच्चों छोटा सा पाठ था, समाप्त होता है। इसमें यही बताया कि हमारी सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। तो जो आविष्कार करता थे, देखो इसमें ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी संस्कृति क्या है, कि हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो हमें किसी चीज का आविष्कार कराने के लिए मजबूर करती है वह संस्कृति है। योग्यता तारों की जानकारी कराती है, या जो योग्यता महामानव में सर्वस्व त्याग कराती है वो तो हमारी क्या है, संस्कृति है। जैसे सुई धागे का हमें आविष्कार करा है, आग का हमने आविष्कार किया है ना, तो यह हमारी संस्कृति है। और सभ्यता वो है इस संस्कृति का परिणाम, कि हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, अब हमारी ये सारी हमारी क्या है, सभ्यता है। तो सभ्यता और संस्कृति का बहुत अच्छा यहाँ भेद करके बताया कि संस्कृति हमारी क्या है और सभ्यता हमारी क्या है। आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा कि सभ्यता और संस्कृति क्या है, दोनों में क्या भेद है। देखो हम यहाँ पर शब्द संपदा देख लेते हैं। हमारी शब्द संपदा है आध्यात्मिक, परमात्मा व या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला जो होता है वह आध्यात्मिक कहा जाता है। साक्षात आंखों के सामने प्रत्यक्ष या सीधे जो दिखाई देता है वो साक्षात होता है। आविष्कर्ता, आविष्कार करने वाला, सुई धागे का आविष्कार करने वाला आविष्कारता, आग का आविष्कार करने वाला आविष्कर्ता है ना, जो हमारी संस्कृति की देन है। परिष्कृत, जिसका परिष्कार किया गया हो, जो शुद्ध किया हुआ या साफ किया हुआ हो। आगे देखते हैं, अनायास, बिना प्रयास के, आसानी से प्राप्त, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया हुआ हो, आविष्कार कर लिया, उसके बाद हमें अनायास ही सब कुछ मिल रहा है, आग भी मिल रही है, सुई धागा भी मिल रहा है, तो ये अनायास चीजें हमें प्राप्त हो रही है। ये हमारी संस्कृति की देन है कि हम को ये प्राप्त हो रहा है। कदाचित, कभी, शायद। शीतोष्ण, ठंडा और गर्म। शीतोष्ण प्रदेश यूं कहते हैं ना, अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, शीतोष्ण प्रदेश, ठंडा और गर्म। निठल्ला, बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का, खाली बैठा हुआ, जो अकर्मण्य है, जो बेकार है, जो कुछ काम नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, निठल्ला आदमी है ये तो। मनीषिया, विद्वानों, विचारशीलों, जिसको मनीषियों कहते हैं। वशीभूत, वश में होना, किसी के अधीन हो जाना। तृष्णा, प्यास या लोभ, बहुत सारा मानव ऐसा है जिसमें बहुत सारी तृष्णा होती है कि मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, और वो तृष्णा है वो मानव में कभी भी समाप्त नहीं होती। और इसी तृष्णा के कारण महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया था। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और ज्ञान में अपना पूरा जीवन और समर्पण कर दिया, तो वो किसके कारण, तृष्णा से दूर जाने के लिए। अवश्यम भावी, जिसका होना निश्चित हो उसे अवश्यम भावी कहते हैं। और अविभाज्य, जो बांटा न जा सके। बच्चों यहाँ आपकी शब्द संपदा समाप्त हुई, ये पूरा पाठ भी समाप्त हो गया, और आपके कक्षा 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक भी आपके यहाँ पर समाप्त हो गई। अब हम कल से हम नई पुस्तक 10वीं की है, एक और पुस्तक है आपके कृतिका, जिसके अंदर 5 पार्ट है, उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम 11th 12th शुरू कर देंगे। जैसे कल सुनने में आया है कि आपकी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड और रीट एक साथ आ रही है, तो आप 1st ग्रेड की तैयारी करो तो भी, 2nd ग्रेड की तैयारी करो तो भी आपकी ये पुस्तकें आपको पढ़नी है। 9, 10, 11, 12 2nd ग्रेड में पढ़नी है, और 11, 12 आपको 1st ग्रेड में पढ़नी है। तो ये पाठ आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।